वेलकम बैक नाजीन। बात की जा रही है सेंसस के हवाले से। आखिरी मरदमशुमारी 2017 में हुई जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस पर अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 49 लाख के करीब जो आबादी काउंट की गई है। मफरूज़े ये बताते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी कराची के अंदर इस वक्त मौजूद है। बात कर ली जाए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM बहाली के सरबराह फारूक सत्तार साहब की, तो उन्होंने भी इस हवाले से अपने जो ख़यालात का इज़हार किया। उसमें कहा कि भाई ये सरासर नाइंसाफ़ी है, गैर मुनसिफ़ाना रवैया है। अब इस पर होने क्या वाला है, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन एक पेज पर एक प्लेटफॉर्म पर तमाम सियासी जमातें क्यों नहीं इस एजेंडे को लेकर आगे जाती हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना यह चाहूंगा कि ये मसला अब तक हल क्यों नहीं होकर दे रहा है। तमाम सियासी जमातों का नैरेटिव एक है लेकिन मसला तमालत इख्तियार करता जा रहा है। मेरे ख्याल में ये मसला भी उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान के क़याम को जितना अरसा गुजरा है ना। और पहले सेंसस के बाद जो दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा सेंसस हुआ और अब ये जो आखिरी सेंसस हुआ जी, इसमें हमेशा हर दफा कराची की आबादी को कम गिना जाता है या कम दिखाया जाता है। मतलब 51 से अगर बात करें तो 51 से ही कम कम गिनी गई आबादी। ये बिल्कुल ऐसा ही है, कभी ही से ये हमेशा कम गिनी गई है। और ये उसी वक्त से बात तय हो गई थी कि ये मुल्क वडेरों और जागीरदारों की इजारादारी के लिए गोया के कायम किया गया था। और नहीं तो ये तो फिर सियासी जमातों का फेलियर हो गया, या उस सियासी जमात का भी फेलियर है जिसने MQM की अगर बात करूं तो कराची के अंदर एक नुमाइंदा जमात थी। कभी बात क्यों नहीं की इस हवाले से, अगर शुरू से ही इसके अंदर बेज़ाब्तगियां थी मरदमशुमारी में। देखें, जो 2017 से पहले सेंसस हुआ, आखिरी से पहले वो 1998 में हुआ। जी बिल्कुल। 1998 में गवर्नर राज लग चुका था और MQM के खिलाफ एक बड़ा सख्त किस्म का रियासती ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ठीक है। तो उस वक्त ये मुमकिन नहीं था कि इस मसले को कुछ शद्दुमत के साथ हम पार्लियामान में, कौमी असेंबली या फिर हम सेनेट के अंदर उठाते। लेकिन इस मरतबा हमें मौका मिला और मैं पार्लिमानी लीडर था पार्टी का, और हमने ये मसला बड़ी शिद्दत के साथ उठाया और मुल्क के दीगर इलाकों और दीगर सियासी जमातों ने भी उठाया। हमारी आवाज़ जो है वो सबसे भरपूर थी और यही वजह शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर ने और पूरी पार्लियामेंट, सेनेट, कौमी असेंबली के तमाम नुमाइंदों ने हमारी तजवीज़ से इत्तेफाक किया कि दोबारा हो कराची में ऑडिट कराइए, सैंपल शुमारी कराइए। अच्छा, सिंध असेंबली की अगर मैं बात करूं तो अपोजिशन जमातों के इत्तेफाक राय से भी एक करारदाद मंजूर की गई, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी ऑडिट का मुतालबा किया गया। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें तो बैरियर्स क्या हैं फारूक सत्तार साहब? सब सियासी जमातों से मैं बैरियर्स पूछ रहा हूं कि दोबारा मरदमशुमारी के ऊपर और खासतौर पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये दूर क्यों नहीं हो रहे, वजह क्या है? देखिए, उस वक्त PMLN के वजीर आजम थे, उनकी हुकूमत थी, तो उनको जरूरत थी कि आर्जी रिजल्ट सारी जमा करें ताकि जो जी फारूक साहब, आवाज आ रही है आपको? दोबारा राब्ता किया जाए, टेक्निकल इश्यूज हैं। लेकिन बड़ा वैलिड यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि मैं तमाम सियासी जमातों से इस वक्त आंसर चाह रहा हूँ, विच इज स्टिल अनआंसर्ड। सवाल यह है कि कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, वजूहात क्या हैं, जब तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक है, नैरेटिव एक है, एजेंडा एक है, लेकिन वो मसला हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? या तो आप सियासी जमातें एक दूसरे पर तंज के निशर बरसाती हैं तो वो तवालत इख्तियार कर जाता, मसला हल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उठाकर देखा जाए तो तमाम उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वज़रा, सेनेटर्स, मुशीरान, वो सब यही कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के अंदर जो मरदमशुमारी हुई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंक्लूडिंगली कराची की बात की जाए स्पेसिफिकली तो उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी की बात की जाए, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का भी इस पर स्टेटमेंट सामने रखा हुआ है मेरे, के कराची की आबादी को शुमार किए बगैर मरदमशुमारी की मंजूरी कराची दुश्मनी है, मतलब आधी उनकी आबादी नहीं गिनी गई है। फारूक सत्तार साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक सत्तार साहब, जानना ये चाहूंगा, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब तमाम सियासी जमातों का नैरेटिव एक ही है, मौक़िफ़ एक ही है कम बेश, तो फिर ये मसला हल होने में बैरियर्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से लोग हैं जो वजूहात बन रहे हैं मरदमशुमारी दोबारा नहीं होने दे रहे? देखिए, आर्जी तौर पर जो प्रोविजनल नताइज थे ठीक उसको है, एक्सेप्ट कराना और डिलिमिटेशन हल्का बंदियां कराना जरूरी था 2018 से पहले। तो इसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी कहते हैं, सबकी सहूलत थी, चाहे वो कराची की आबादी को कम ही देखने में खुश हों बहुत सी सियासी जमातें, लेकिन उन्होंने कम अज कम उस वक्त हमसे ये काम निकाल लिया कि भाई कम अज कम आप
तो चलिए 2018 के इलेक्शन में हम रुकावट नहीं बने। अब बल्दियाती इलेक्शन है अगले साल, अभी भी ऑडिट नहीं हुआ, सैंपल 5% दोबारा से काउंटिंग और नहीं हुई, मर्दमशुमारी नहीं, थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है जब दोबारा अगर इलेक्शन आने हल्का बंदियां होनी है तो मुल्क के जो सारे इदारे हैं वो सिर्फ अपने सहूलत को देखें, और जहां इंसानी मसला है, जहां खुला मतलब एक खुली ज्यादती और नाइंसाफी हुई है कि हमेशा कम गिना गया। अरे रियासती इदारों के सरबराह गुलजार अहमद शेख ने और उससे पहले जनरल नवीद जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये आबादी जो है वो 3 करोड़ से कम नहीं है कराची की ठीक है। और हर आदाद शुमार हुकूमत के अपने भी ये बता। तो इसका मतलब है कि कराची को ज्यादा सीटें नहीं देनी, कराची को नुमाइंदगी नहीं देनी, कि कराची दुश्मनी पर मबनी अमल है, बाकी इलाकों में शायद नेचुरल आबादी बढ़ रही थी। अच्छा फारूक भाई, मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। बड़ा ओपन डिस्कशन रहता है आपके साथ प्रोग्राम्स के अंदर ऑन एयर। ये सवाल करना है कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रेशराइज कर सकती है कि मर्दमशुमारी दोबारा हो जाए? कौन सी सियासी जमात है? देखिए इस वक्त तो भले 7 सीटें कौमी असेंबली में एमक्यूएम ये कर सकती थी, उन्होंने पहले एमक्यूएम कर सकती थी। मैं यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर मैं बात कर लूं एमक्यूएम के पिछले अदवार की और आज की एमक्यूएम की, वजह क्या है कि एमक्यूएम की कमान आपने भी संभाली है कमोबेश 1 साल के अरसे तक, तो ये वजह क्या बन रही है कि आज की एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है, मिनिस्टर्स भी हैं, नेशनल असेंबली में सीट्स भी हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे हैं? देखिए मेरे लिए तो आज भी ये मेरी जमात है, लेकिन इसका जो तरीका है, इसके अंदाज है, वो ये कि एक सेनेट की सीट चाहिए इन्हें मार्च में, कोई पसंदीदा सेनेटर बनाना चाहते हैं। ये मैं आपको आज इंकिशाफ कर दूं। ये फारूक भाई ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये जो इंकिशाफ कर रहे हैं कि एक सीट सेनेट में मिल जाएगी। हाँ 17 देखें 21 वोट चाहिए, 16-17 इनके पास अपने वोट हैं। 4 वोट पीटीआई से अगर इलाका कायम रखते हैं तो एक वजारत भी कायम रहेगी, एक सेनेटरशिप भी इनको मिल जाएगी और गिरफ्तारियां बहुत सारे लोगों की बच जाएंगी। ये सौदा किया है, गुर्रा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरफ से उनके मुंह पे मार के नहीं आ रहे। वजारत ले ली, नफासत को गिरवी रख दिया, नफासत से दस्तबरदार हो गए। अरे नफीस से अपने लोगों का हक अदा करते ये वक्त वसीम अख्तर को 3 साल के बाद इस्तीफा दिला देते, बल्दिया से बाहर आ जाते। इख्तियारात का रोना जाते वक्त ना सर एमक्यूएम का मौकफ तो ये है कि हमने तो अदालतों का रुख भी किया, आज भी सेंसिस के मामले के अंदर अदालतों का रुख कर चुके हैं, कोई और सियासी जमात तो अदालतों का रुख भी नहीं कर रही है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम ही सारा काम कर रहे हैं। अरे भाई पार्लियामान से भी मैंने मंजूर कराई ये करारदाद और मनवाया और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भेजा। 4 सूबों के वजीर आला, वजीर आजम, उन्होंने पास किया। कैबिनेट से ये गैर आईनी गैर कानूनी इन्होंने ये अमल किया है, जो ये सेंसस को इन्होंने रजिस्टर कर लिया और उसके फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिए। ये इन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी किया है। ये कोर्ट में ये भी चैलेंज होगा। देखिए सेंसस भी मैंने चैलेंज किया, 140 की पिटीशन भी मैंने ही पार्टी के ब्याज दी, मैंने बनाई, फरूक नसीम साहब ने उसको लीगली तराशा खाना चाहा। तो इसका मतलब मैं ये सारी मेहनत करता था। अब खालिद मकबूल साहब बेचारे डमी सरबराह हैं, उन्हें किसी को सेनेटर बनाना है। डमी सरबराह खालिद मकबूल साहब? जी हाँ। तो असल सरबराह कौन है? इसलिए कई सरबराह, एक सरबराह हो तो मैं नाम लूं। असल मसला ये है फारूक भाई आपके साथ बड़ा ओपन डिस्कशन रहता है, मतलब अगर डमी सरबराह हैं, फैसला नहीं कर पा रहे, डिसीजन पावर उनकी वीक हो चुकी है, तो कौन करेगा फिर फैसला एमक्यूएम की सियासी जमात में? भाई जो सो कॉल्ड अक्सरियत जिनके साथ है, जो इनसे ज्यादा ताकतवर हैं, जिनसे बहुत सारे लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं, वो हैं, राब्ता कमेटी में मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं। अब जाहिर है कि मैं सीधा किसी का नाम नहीं लूंगा, ये राब्ता कमेटी तारीख में याद रखी जाएगी। खालिद मकबूल की सरबराही में हम कहां से कहां पहुंच गए, 4 साल में बदतरीन नाकिस्तरीन बल्दियाती कारकर्दगी। और देखें अच्छा आपने कभी मुलाकात करने की कोशिश की जो असल सरबराह हैं कि उनको ये मसला प्रीज किया जाए, बताया जाए ताकि मामला हल हो? देखिए मेरी हमदर्दी है, अच्छा फेस है, पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, उन्हें फैसला करने की कुव्वत कमजोर है। खालिद भाई मैंने 12 का मेरे साथ खड़े होगा, मैं देख लूंगा, मैं तुम्हारे साथ आके खड़ा होगा, मुझे बताओ मैं आ रहा हूँ। मतलब खालिद भाई का सॉफ्ट कॉर्नर आपके साथ है, ये कह रहे हैं, जो असल सरबराह उनका नहीं है? देखिए खालिद भाई का भी यकीनन होगा, जब मैं तवातुर के साथ उनका नाम लेता हूँ, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर का इज़हार करता हूँ। इस एमक्यूएम को बाहर
नहीं बैठ के भी तो बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं। बड़ी मादरत के साथ जो जो कैबिनेट है वो जो कमेटी है राब्ता कमेटी उसके अंदर अगर असल सरबरा ज्यादा पावर रखते हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि डमी सरबरा हैं, तो फिर ये राब्ता कमेटी का ड्रॉबैक है ना कि क्यों फैसले की पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है खालिद भाई की। मैं यही तो कह रहा हूँ कि खालिद भाई को भी ये डर है कि किस तरह फारूक भाई को हटा दिया जब उन्होंने फैसले करना शुरू किए, तो बहुत सारे लोगों के मफादात पे, अच्छा, आपको जो हटाने में किरदार था वो उसी सरबरा की बात कर रहे हैं आप, उसी का किरदार है? हाँ, वही सरबराह हैं बहुत सारे जिन्होंने, एक घर में एक अब्बू होता है, उसको एक अब्बू मानने की बजाय सब अब्बू बन गए। मैंने कहा भाई तुम लोग ताया अब्बू बन जाओ, सबको एक होना चाहिए ना घर में। लेकिन ये उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आज रांदे दरगाह हो रहे हैं। देखें बल्दियाती निजाम में जो तबाही लेकिन आपकी डिसीजन पावर तो स्ट्रांग थी ना, फिर क्या वजूहात बनी थी कि उस वक्त भी मामला आपके अगेंस्ट गए? इसीलिए तो मुझे उसूलों की, उस वक्त भी गालिबन सेनेट के इलेक्शन ही थे जब ये मामला हुआ था। करप्शन बिगाड़ को खत्म करना था, मैंने स्टैंड लिया, भले इन्होंने मुझे नाम निहाद 2/3 से हटा दिया। इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि राब्ता कमेटी में आपके हिमायती कम थे, मुखालफिन ज्यादा थे। अच्छा, लेकिन 2/3 उनके पास भी नहीं थे। ये भी तिगड़म हुआ, जिस तरह खींचतान करके जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन के सामने 21 को 24 वोट बनाया गया, 24 से 21 थे, बाकी 35 में से 14 सरदार साहब दो तीन चीजें हैं जो ऑब्वियसली इस वक्त उजागर हो चुकी है। एक तो सेनेट के अंदर सीट लेने का आपके इंकशाफ के इस वजह से एमक्यूएम अलहदा नहीं हो रही, फिर ये डमी सरबरा की बात की, तो इस राब्ता कमेटी के ऊपर बड़े सवालात उठते हैं। मैंने इसीलिए खालिद मकबूल से कहा है कि मेरे साथ मिल जाएं, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें, शायद हमारी अना बीच में आ रही हो। जो सीनियर लोग हैं, 65% यूथ नए लोगों को, यंग लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए, अल्लाह का डर, लोगों का डर, पुरखुलूस और बेलौस खिदमत के जज्बे। तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं, आपको जवाब क्या होता है उनका? खालिद मकबूल सिद्दीकी से मेरे इनडायरेक्ट कुछ गो बिटवीन लोग हैं बीच में, जो कहते हैं कि वो इस बात को समझते हैं, मानते हैं कि आपकी जरूरत है, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रहे। वो ये मैं यही सवाल कर रहा हूँ, मैं एमक्यूएम से 12, अभी मैंने पिछला सेगमेंट किया, यही सवाल किया कि एमक्यूएम की डिसीजन पावर कहाँ गई? अब वो अपनी जान बचाने के लिए कहेंगे 2/3 कर दिए, अब 2/3 तबाह करे तो आप 2/3 के पीछे चले। ये वो 2/3 है बेचारी जिसका पॉलिटिकल अक्यूमेंट या बसीरत नहीं है, या ये मुख्तलिफ लोगों के हाथों में उनके वोट है। तो जब ग्रुप हो जाए, नहीं तो आपने कभी बैकडोर सियासत करने की कोशिश नहीं की कि खालिद भाई का इन्फ्लुएंस आपकी तरफ हो, जब आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? देखिए 6 माह पहले खालिद भाई का फोन आया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जब कोविड बन के 8 माह पहले, कोविड नया शुरू हुआ था, तो सब कोविड में लग गए। लेकिन मैंने कहा बताएं कहाँ मिलना है, किस वक्त मिलना है, मैं तैयार हूँ। मतलब मैं तो बचाना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे एमक्यूएम की बका और सलामती में कराची के महाजरों और मजलूमों की बका सलामती और मसाइल हल, एक अच्छी एमक्यूएम। अच्छा, अभी पिछले माह की अगर बात की जाए फारूक सत्तार साहब, तो कोई अहम मुलाकात हुई है आपकी एमक्यूएम के वफ्द से या राब्ता कमेटी के किसी मेंबर से? नहीं हुई है। किसी से मुलाकात हुई, शादियों में हो गई, या हैदराबाद रिजवी से वो महाजर पीस वॉक जो मेरे शहर के नौजवानों ने, बच्चों ने किया, मैंने उनकी सरपरस्ती की, वहाँ हैदराबाद से मुलाकात हुई, और इत्तेफाक से अभी एक शादी में हम दोनों मिले और हम दोनों साथ बैठे हुए थे। तो मतलब मेरा किसी के साथ पर्सनल कोई ग्रज पुरखाइश नहीं है। लेकिन मैं एक बात वो समझ गया, वो असल सरबरा से नहीं बन पा रही है, ऐसा ही है कुछ? असल सरबरा एक नहीं, कई है, कई लोगों से नहीं बन पा रही है ना, ये हकीकत है। देखिए अब कई लोगों का फेस रीजनेबल, एक्सेप्टेबल और इसके अलावा क्रेडिबल नहीं है, उन्हें भी अपना बोझ पार्टी पर नहीं डालना चाहिए, अलग होकर रिटायर। मतलब एमक्यूएम की जो डिसीजन पावर गायब हो गई है, वो एक लॉबी की वजह से हुई है, जिसको आप असल सरबरा का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं अली रजा अब्दी को आगे लाना चाहता था, लेकिन वो जो सो कॉल्ड सरबरा है वो नहीं, उससे पसंद करते थे, उसे नहीं आगे आने देना चाहते थे। हमारा बेहतरीन चेहरा, बेहतरीन सफीर, हमारा सॉफ्ट स्पोकन, एक डिसेंट, आपको जो डिसेंट निफासत का टाइटल मिला तो अली रजा तो उसका किंग था, और आज उसी निफासत को देख के आप वजारत दे रहे हैं। चलें फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। एमक्यूएम वाली कमेटी के सरबरा फारूक सत्तार साहब कुछ इंकशाफात करके चले गए हैं जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। पहली बात ये कहती नजर आई, जब मैंने एमक्यूएम से सवाल किया कि आप क्यों नहीं हुकूमत से अलहदा होते हैं, मार्च के अंदर गालिबन सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये इंकशाफ किया कि सेनेट में एक सीट एमक्यूएम की पक्की है, इसी वजह से वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कही कि बहुत सी गिरफ्तारियां होने से रुकी हुई है एमक्यूएम,
अगर अलहदा हो जाते तो गिरफ्तारियां होंगी। तीसरी बात ये कही कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं वो असल सरबरा नहीं है, डमी सरबरा हैं। असल सरबरा का नाम तो खैर जाहिर नहीं किया, फिर बाद में कुछ यूं कहा कि एक सरबरा नहीं है, बहुत सारे सरबरा। इससे ये वाजे होता है कि कोई एक लॉबी है जो मजबूर कर रही है कि एमक्यूएम की डिसीजन पावर वीक होती चली जाए। अब वो लॉबी कौन है, वो असल सरबरा कौन है, ये भी आपको बहुत जल्दी इंकशाफ करके और चीज़ें सामने लाकर दिखाऊंगा। वक्फा लेंगे, उसके बाद इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे।